अब यूपीएससी ने पूछा था हमसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के बारे में 2019 में। देन उसमें क्या पूछा था कि ना कि एक पैथोजन, एक माइक्रोबियल पैथोजन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कब बनता है। ठीक है, जेनेटिक प्री डिपोजिशन ऑफ सम पीपल। भाई पहली बात तो पैथोजन की बात हो रही है, और हमें इतनी अगर होनी चाहिए कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का जेनेटिक्स से अभी कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में हो जाए तो हो जाए, अभी तो ये बीमारी इतनी स्प्रेड ही नहीं हुई कि जेनेटिक रूप से ये हो पाए। भाई किसी बीमारी को जेनेटिक्स में आने के लिए कम से कम 40-50 साल 100 साल तो चाहिए ही। अभी तो ये बीमारी इतनी नहीं हुई, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिसीजेस, ये हो सकता है। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक, ये हो सकता है। मल्टीपल क्रोनिक डिसीज इन सम पीपल, यार इससे क्या फ़र्क है मल्टीपल क्रोनिक डिसीज इन सम पीपल का मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस से क्या मतलब है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी एंड इसका आंसर ऑप्शन बी है 2 और 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसके लिए काम आ सकती है भाई? लॉन्गिविटी के लिए। अभी हमने इसके ऊपर ये 1990 में पूछा था। अभी लॉन्गिविटी के ऊपर तो रिसर्च नहीं हुई है कि आदमी लंबा जी सके, है ना। लॉन्गिविटी के लिए रिसर्च नहीं हुई है। बाकी हर काम के लिए रिसर्च तो चल रही है, जैसे कि ड्रग रेसिस्टेंस के लिए चल रही है, सॉरी डिसीज़ रेजिस्टेंस के लिए चल रही है ना, ग्रोथ प्रमोशन के ऊपर चल रही है ये। अब जैसे ये लॉन्गिविटी वाला क्वेश्चन अगर हम अब यूपीएससी से पूछे ना, अब हम इसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई काम हुआ है, लॉन्गिविटी के लिए काम हुआ है, परंतु 1990 में इतना नहीं हुआ था। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका 1, 2, 3 इसका आंसर है डी। अब इसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि ना वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट, 2010 में पूछता है ये कि पहले इसने हमसे इन्फॉर्मेशन दे दी कि मलेरिया पैरासाइट से होता है। ठीक, पैरासाइट से होता है। टू ड्रग लाइक क्लोरोक्विन, हमें ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मलेरिया का ड्रग क्लोरोक्विन है। हैज़ प्रॉम्प्ट अटैम्प्ट टू डेवलप अ मलेरिया वैक्सीन, जो हमें प्रॉम्प्ट टू अटैम्प्ट, हमने बहुत बार मलेरिया वैक्सीन बनाने की दवाई करी है ना, और अभी तक हम मलेरिया से लड़ने के लिए अभी तक ये डिफ़िकल्ट क्यों है कि मलेरिया की वैक्सीन नहीं बन पा रही। अब रीज़न पूछा है अब देखते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। मैन इज़ ओनली एन इंटरमीडिएट होस्ट, नॉट अ डेफिनेट होस्ट। भाई ये क्वेश्चन देखो, क्या कभी आपने किसी पौधे के बारे में सुना है कि इस पौधे को मलेरिया हो गया? कि मैन इंटरमीडिएट होस्ट है, डेफिनेट होस्ट नहीं है। ये गलत है, घटिया है ये तो पूरी तरह। वैक्सीन कैन बी डेवलप ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये पूरी तरह गलत है। जब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है तो इस पट्टू को नहीं पता। और एक बात देख लीजिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये बात लाख रुपए की बात है कि जो मल्टी ड्रग, जो ये आरएनए इंटरफेरेंस है ना, कहाँ पढ़ा था हमने कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है, इससे जैसे कैंसर की थेरेपी तो हो रही है, और हेपेटाइटिस और एड्स की थेरेपी भी हो सकती है। ये बात हर कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा, ये भी गलत है। मैन डज नॉट डेवलप एक, देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैन डज नॉट डेवलप इम्यूनिटी टू मलेरिया ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, मतलब ये नहीं है। इसका सिंपल है, क्योंकि मलेरिया ना काफ़ी सारे मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये इसका आंसर है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल लॉजिक। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, phrase the multi-drug resistance in microbial pathogen itself give answer. Statement 1 is completely illogical because resistance is developed in pathogen and genetic disposition of human has nothing to do with. सही बात है भाई। Statement 4 also eliminated because mere occurrence of multi disease cannot cause resistance in pest. ठीक है, if a person has multi disease can take incorrect dose of antibiotic then it lead to be resistant in microbial. ठीक है, ये है कि अगर किसी बंदे की मल्टी क्रोनिक डिसीज़ है और वो मतलब ऐसी डोज ले रहा है एंटीबायोटिक की जिसका यूज़ नहीं, मतलब पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये हो सकता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इज़ अ फिनोमिना
where माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और कैंसर सेल बिकम रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग स्टिमुलसली, है ना। एक फिनोमिना है जिसमें ना बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और कैंसर सेल, जो कैंसर सेल इंपॉर्टेंट है, ये पता लगता है यूपीएससी क्या कैंसर सेल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है? भाई हो सकता है ना। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस कॉज्ड ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबायोटिक बन गई, सस्ती हो गई, पेटेंट नहीं है, तो लोग हर बात पे एंटीबायोटिक के लिए जा रहे हैं। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ ह्यूमन, लेकिन यार एंटीबायोटिक ने बहुत अरबों लोगों की जान बचाई है। मतलब इस जिस बंदे ने एंटीबायोटिक बनाई है ना भाई साहब, ऐसे बंदों के बारे में समाज में पढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। उस बंदे ने कितने लोगों को बचाया है, सोचो यार कितना महान व्यक्तित्व होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए 500 चुम्मियाँ उधार, 500 चुम्मियाँ। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ ह्यूमन इटसेल्फ विल नॉट डायरेक्टली कॉज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमने पढ़ लिया कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। द इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज द ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंड इनएडुकेट डोजिंग और प्रीमैच्योर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलप ड्रग रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हो सकता है, ये तो पता है। एक्सपोजर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सब ऑप्टिमल ड्रग कंसंट्रेशन प्रोवाइड सिलेक्टिव प्रेशर ऑफ इमर्ज रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, जब हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतनी दवाई देते रहते हैं कि जिससे वो मरे ना, मतलब उसको एक सब ऑप्टिमल वो मिल जाती है कि जिससे वो बेहोश रहता है और वो मरता नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे एक शराबी होता है, जिसे एक बंदे को दो पैक में चढ़ जाती है, फिर शुरुआत में 2 बोतल पी लेता है, उसके बाद भी नहीं चढ़ती ना, वो है ये। ठीक है। द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर ग्रोथ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन कैन कंट्रीब्यूट टू इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन एनिमल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो सकता है कि लाइव स्टॉक, कि भाई अपनी लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर में आप लगातार मतलब एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो, है ना, और जिससे क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया बन जाएंगे कि वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो वो एनिमल में आ जाएंगे और बॉडी उसमें आ जाएंगे, और वो इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट और मतलब मीट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। जेडा कमिटमेंट, पहली बात तो 4th ग्लोबल मिनिस्टीरियल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस थी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो बना था ये 2014 में बना था, WHO ने बनाया था, और नॉन बाइंडिंग है। इसने वन हेल्थ अप्रोच पर काम करने को बोला। वन हेल्थ अप्रोच ये है कि भाई क्या था कि ना, बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग हेल्थ ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड इकोसिस्टम को एक साथ लेके चलना, क्योंकि है ह्यूमन इकोसिस्टम और एनिमल अलग अलग नहीं है भाई, ये सब लोग एक हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ। अगर किसी को कुछ होता है तो तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा, या तीनों को, वो तो इफेक्ट तीनों को पड़ेगा। अगर जब तक इन तीनों को लेकर साथ नहीं चलेंगे, जब तक कोई प्लान नहीं है। फिर इसमें ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। इसमें बोला कि भाई UNGA से इसे पॉलिटिकल एक्शनेबल एंड अर्जेंट कमिटमेंट करवाएंगे, UNGA के थ्रू, है ना, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन करवाएंगे। और नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है क्या, और इसे हमें सच ऑर्गेनाइजेशन सच है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन WTA एंड WOH एंड यूनेप ने बोला है कि जो UN का टारगेट है कि 2030 तक इसे ख़त्म करना है, 2030 तक इसमें अच्छी अचीवमेंट पानी है, उसके थ्रू काम करेंगे। हम ग्लोबल डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जैसे ग्लोबल डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म तो है ग्लास AMR AMC ANIMUs इनफॉर्म ग्लास AMR, ये सब प्लेटफॉर्म है, ये सब काम कर रहे हैं। हम एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाएंगे 2025 तक, जो इंश्योर करेगा कि भाई सारी दुनिया में जो एफर्ट हो, ऐसा ना हो एक देश भी वही काम कर रहा है, दूसरा बंदा भी वही काम कर रहा है, उसमें डुप्लीकेशन आए। हम नेशनल AMR कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाएंगे, जिससे सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल एक्शन प्रोग्राम होगा। कोडेक्स एलिमेंट्रियस गाइडलाइन है कि भाई
हम लोगों को जो कोडेक्स एलिमेंट्रिस गाइडलाइन है कि हम लोगों को भाई सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक करना है। अब नैनो प्लास्टिक एज अ एजेंट ऑफ माइक्रो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब भाई नैनो प्लास्टिक एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रूप में। आ गई तू हेपेटाइटिस, आ गई तू वो फैलाने, ट्राइकोमा, है ना। अब स्टडी ने बताया कि जो ये नैनो प्लास्टिक हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से निकलते हैं, वो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को फैलाने में काम कर रहे हैं, क्योंकि नैनो प्लास्टिक को एग्जिस्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, है ना। और इस वजह से ये ह्यूमन गट में भी पाए जाते हैं, एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉलीथिलीन टेट्राफ्लेट्स बोतल डिराइव नैनो प्लास्टिक। पॉलीथिलीन टेट्राफ्लेट्स बोतल डिराइव नैनो प्लास्टिक। ये PBNPS कैन फैसिलेट अक्रॉस स्पीस जीन ट्रांसफ़र। ये अक्रॉस स्पीस जीन ट्रांसफ़र कर सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिससे एक जीन के जैसे एक बैक्टीरिया है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो अपना वो वाला जीन दूसरे बैक्टीरिया को दे दे। और ये पॉलीथिलीन टेट्राफ्लेट्स बोतल है, ये उसका वाहक हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ई कोलाई टू लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, है ना, ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए मैकेनिज़्म क्या है? इसके लिए मैकेनिज़्म है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र ऐसा होता है या तो कोई बैक्टीरिया मर गया तो उसका जीन दूसरा ले लेता है, या फिर किसी वेक्टर के थ्रू दूसरा जीन, एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है, या फिर प्लाज्मिड के थ्रू चला जाता है। ये इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के बारे में। मैकेनिज़्म ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बाय PBNPS डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे। PBNPS act as a physical carrier transporting AR plasmid across bacterial membrane। ठीक है, और ये बता दिया कि ये फिजिकल कैरियर हो जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट कर देगा एयर प्लाज्मिड को एक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से दूसरे बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन VESILE आउटर मेम्ब्रेन वेसल इंड्यूस्ड ट्रांसफ़र पाथवे। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नैनो प्लास्टिक क्या होते हैं? सॉलिड प्लास्टिक मेड अप ऑफ सिंथेटिक एंड हैवीली मॉडिफाइड पॉलीमर साइज ऑफ 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर। सोर्स प्राइमरी सोर्स है कॉस्मेटिक, पेंट, ड्रग, इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकेंडरी सोर्स है ब्रेकडाउन एंड फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। इम्पैक्ट ऑफ नैनोप्लास्टिक कैन ईजिली पेनिट्रेट इन सेल एंड टिश्यू इन लिवर ऑर्गेनिज्म, डिटेक्ट इन ह्यूमन ब्लड, liver, lung cell and reproductive tissue, highlighting potential health risks. Thank you.